नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जेजे एक्ट, जेजे एक्ट 2015। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है डेफिनेशंस का। जो डेफिनेशंस हैं, इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, ऑलमोस्ट 61 डेफिनेशंस हैं जिनको कि आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसका एक्ट नंबर 2 है। एंड इनएक्टमेंट डेट जो है इसकी 31 दिसंबर 2015 है। 31 दिसंबर 2015 इसकी जो है इनएक्टमेंट डेट है। इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डेट आप लिख लीजिए। इन्फोर्समेंट डेट है 15 जैन 2016। 15 जैन 2016, ठीक है, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। अब इसके हम ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसका जो कॉन्टेक्ट है वो सीधे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 15 क्लोज 3 का, एंड क्लोज ई एंड एफ ऑफ आर्टिकल 39, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, ये जो बता रहे हैं कि आप स्टेट जो है ये इंश्योर करेगा कि जो है सारी की सारी नीड्स जो चिल्ड्रन की हैं उसको मीट आउट की जाएगी। ठीक है, या फिर उनके लिए स्पेशल लॉज बनेंगे। इसके लिए चिल्ड्रंस के लिए जो है स्पेशल लॉ बनेंगे, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये हमने देखी आर्टिकल्स में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। इसीलिए जो है पार्लियामेंट को ये ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये बेसिक डिमांड थी लोगों की कि इस तरीके से जो है इस एक्ट को बनाया जाए। ठीक है, ताकि जो है बच्चों का यानी कि चिल्ड्रन का जो है प्रोटेक्शन किया जा सके, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके लिए जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2025 में, सॉरी 2015 में जो है इसको इनेक्ट किया गया। और इन्फोर्स जो हुआ है ये 15 जैन 2016 से इसको इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। अगर मैं आर्टिकल 15 क्लोज 3 की बात करूं तो ये स्पेशल प्रोविजन दे रहा है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कि स्टेट जो है स्टेट को ऐसे लॉ बनाने के लिए मना नहीं किया जाएगा कि जिसमें कि स्पेशल लॉ है जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं। या फिर आर्टिकल हम 39 क्लोज ई की अगर बात करते हैं तो स्टेट जो है वो हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसको, मेन और वुमेन दोनों को ही प्रोवाइड करेगा, या फिर टेंडर एज जो है बच्चों की उनको प्रोवाइड की जाएगी। क्या प्रोवाइड करेगा? हेल्थ और स्ट्रेंथ उनको दी जाएगी एज पर आर्टिकल 39 क्लोज ई। ठीक है, क्लोज एफ की अगर बात करें तो चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, यानी कि बच्चों को जो है एक हेल्दी मैनर दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इस तरीके की स्टेट को व्यवस्था करनी चाहिए एज पर डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट पे बाउंड नहीं है, इसलिए एक कह सकते हैं कि स्टेट को एक काम करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट बाउंड बाय द लॉ। स्टेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट अगर देखा जाए तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट जो है डीपीएसपी को फॉलो करे। उसके लिए इसके अलावा जो आर्टिकल 45 की अगर बात करा प्रोविज़न है जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है एंड एजुकेशन जो कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स के लिए बताया गया है कि इसमें जो है स्टेट को इस तरीके का प्रोविज़न करना चाहिए। एज पर आर्टिकल 47 अगर हम बात करें तो ड्यूटी ऑफ स्टेट है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है उसका जो स्टैंडर्ड है, उनके जीने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका, उसमें सुधार किया जाए। उनके न्यूट्रिएंट्स में जो है वो सुधार किया जाएगा और पब्लिक हेल्थ को कुल मिलाकर के इम्प्रूव किया जाए। ये आर्टिकल्स मोटे मोटे तौर पे इस तरीके से जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
11 दिसंबर 1992 की अगर बात करें तो एसेट किया है, मतलब अनुमति ली है जनरल का असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन से। असेंबली ली है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके की अनुमति ली है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन से इसके लिए, ठीक है, चाइल्ड्स राइट के लिए। जुवेनाइल जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसमें यही है। और अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि प्रिलिमिनरी है, ठीक है। चैप्टर 1 में इसमें जो कहा गया है, चैप्टर 1 बात करा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात कर रहा। सेक्शन 1, सेक्शन 1 में क्लोज जो 1 है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसका जो नाम है, इस एक्ट का नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरी के पूरे इंडिया पे लागू होता है। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी किसको? जो भी डेट, ऐसी डेट है, उस डेट में नोटिफिकेशन को जो है निकाल सकती है, और उस डेट को जो है ये लागू हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो डेट है वही है कि 15 जैन है पूरे इंडिया के लिए, एक ही डेट निकाली, 15 जैन जनवरी 2016। Subsection 4, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the provisions of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and protection and children in conflict with law, including। इसमें जो सेक्शन इसका 1 का सबसेक्शन 4 जो है, ये कह रहा है कि भाई किसी भी मतलब अगर कोई इस तरीके का कंट्राडिक्शन है दूसरे लॉज में, तो उसके लिए ये लॉ प्रिवेल करेगा उनके ऊपर, जिसमें कि ये दिया गया है कि बच्चों की नीड क्या है उनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना? या फिर जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं लॉ में, इसमें कि अप्रहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दिया गया, रिहेबिलिटेशन है, सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है। इस तरीके से जो है व्यवस्था बनाई जा सकती है सेंटर के, मतलब स्टेट इस तरीके से व्यवस्था बना सकता है, यानी कि सेंटर इस तरीके से व्यवस्था बना सकती है, और ये जो एक्ट है ये प्रिवेल करेगा बाकी फर्दर एक्ट्स पे, ठीक है। डेफिनेशन टू, definition 2 is talking about definitions in this act unless the context otherwise requires abandoned child, clause 1 या सबसेक्शन 1। अबंडेंट चाइल्ड का यहाँ पे मतलब है मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबंडेंट बाय द कमेटी आफ्टर द इंक्वायरी के बाद में उस बच्चे को क्या परित्यक्त बालक घोषित किया गया हो इंक्वायरी के बाद में, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी के बाद में, यानी कि उस बच्चे को जो बायोलॉजिकल फादर है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसने क्या किया? डिजर्ट कर दिया हो, या फिर एडॉप्टिव जो पेरेंट्स है उन्होंने डिजर्ट कर दिया, बच्चे को त्याग दिया हो, या गार्जियंस ने त्याग दिया हो, इस तरीके के बच्चे को क्या डिक्लेयर किया गया है कमेटी के द्वारा। कमेटी के द्वारा उसको क्या डिक्लेयर किया गया? उसको डिक्लेयर किया गया है कि वो बच्चा जो है वो अबंडेंड है, यानी कि त्यक्त बच्चा, परित्यक्त बालक है, और इसलिए उस आफ्टर इंक्वायरी उसको ये जो है किया गया है, तो ऐसे बच्चे को अबंडेंड चाइल्ड कहेंगे। इसको हिंदी में परित्यक्त बालक, परित्यक्त बालक कहेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें, एडॉप्शन की बात कर रहा है। एडॉप्शन का मतलब है एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण इसको हम हिंदी में कहते हैं दत्तक ग्रहण मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child
परमानेंटली सेपरेट हो रहा है। किससे सेपरेट हो रहा है? जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे सेपरेट हो रहा है। एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड, लॉफुल चाइल्ड बन रहा है। जो एडॉप्टिव फादर से उनका जो है बच्चा क्या है, लॉफुल चाइल्ड बन रहा है, यानी कि लॉफुली जो है वो बच्चा, वो चाइल्ड जो है एडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुली चाइल्ड है। ठीक है, विद ऑल राइट्स, विद ऑल द राइट्स, privileges and responsibilities that are attached to a biological child, जो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड में अटैच्ड वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज और जो है क्या बोलते हैं राइट्स जो हैं उस बच्चे को मिलेंगे एडॉप्टिव पेरेंट से। ठीक है, तो ये है कि जो परमानेंटली सेपरेट हो रहा है, एक बार एडॉप्शन होने के बाद में दोबारा उसको वापस नहीं किया जा सकता एज पर द गाइड, एज पर द रूल, एज पर द रूल जो है दोबारा उसको जो है वापस नहीं किया जा सकता, या पेरेंट जो चाइल्ड है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास में दोबारा नहीं जा सकता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट एडॉप्शन रेगुलेशंस। एडॉप्शन रेगुलेशंस का मतलब है, एडॉप्शन रेगुलेशंस, एक सेकेंड, adoption regulations means the regulations framed by the authority and notified by the central government in respect of adoption। यानी कि एडॉप्शन रेगुलेशन, दत्तक ग्रहण विनियमन कह सकते हैं हिंदी में इसको हम। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेम्ड किए जाते हैं रेगुलेशंस अथॉरिटी के द्वारा, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस रेस्पेक्ट में नोटिफाई किया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एडॉप्शंस को क्या कर रहा है, वो नोटिफाई कर रहा है कि तो ऐसे रेगुलेशन जो हैं अथॉरिटी के द्वारा फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर केयर। आफ्टर केयर, आफ्टर केयर का मतलब है पश्चातवर्ती देखभाल, यानी कि एडॉप्शन के बाद में देखभाल क्या हो सकती है वो। Means making provision of support, financial or otherwise, to persons who have completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society। कुल मिलाकर के इसमें आप समझिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है बट 21 साल से कम है, इसके बीच में झूल रहा है वो बालक, और वो जो है इस तरीके का उसको मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी की वो ज्वाइन कर सके। ठीक है, उसके लिए जो है उसकी सपोर्ट, फाइनेंशियल और जो दूसरी तरीके की सपोर्ट है उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, जो कंप्लीट किया जाना चाहिए। ठीक है, मेकिंग प्रोविजन, इस तरीके के प्रोविजन बनाए जाएं। Section 2, subsection 6 is talking about authorized foreign adoption agency, authorized foreign adoption agency। एक सेकेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, हाँ, जो प्रादेशिक विदेशी दत्तक ग्रहण अधिकरण है अभिकरण है। सो उससे क्या मतलब है इसमें, तो इसमें यही है कि जो फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज हैं, दैट इज अथॉराइज्ड बाय द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने जो जिनको अथॉराइज कर रखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री for sponsoring the application of non-resident Indian or overseas citizen of India or persons of Indian origin or foreign prospective adoptive parents for adoption of a child from India। इसको समझिए आप। अथोराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी वो एजेंसी है कि जिसको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने क्या कर रखा, अथोराइज कर रखा है। रिकमेंडेशंस उसमें सेंट्रल अथॉरिटी की और गवर्नमेंट की, दोनों की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की दोनों रहती हैं कि भाई किस तरीके से जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं, वो किस तरीके से एडॉप्शंस कर सकते हैं, या जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया के वो किस तरीके से एडॉप्शंस कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस बनाए हैं किसने, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने। तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन
6 में बताया गया है, इसमें डेफिनेशन दी गई है ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 subsection 7 authority means the central adoption resource authority constituted under section 68। जो सेक्शन 68 उसमें कॉन्स्टिट्यूट की है अथॉरिटी को, तो वो अथॉरिटी कही जाएगी जो कि 68 में जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बेगिंग मीन्स का मतलब है सोलिसाइटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसाइटिंग और रिसीविंग आर्म्स अंडर एनी प्रिटेंस। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है लोक स्थान में क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है किसी प्राइवेट परिसर में भी किसी तरीके से किसी बहाने से जो है वो भीख की याचना कर रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए बेगिंग का यहाँ पे मतलब बताया कि बेगिंग का मतलब क्या है। तो इस तरीके से बेगिंग का यहाँ पे मतलब बताया कि अगर कोई बालक है किसी लोक स्थान पे भीख मांग रहा है या किसी प्राइवेट परिसर में भीख मांग रहा है, तो उसको जो है उसके प्रयोजन से जो प्रवेश है, ठीक है, तो ये बताया गया सोलिसाइटिंग और रिसीविंग आर्म्स अगर कर रहा है तो वो बेगिंग कर रहा है। ठीक है। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और with the object of obtaining extorting arms any sore, wound, injury, deformity or disease whether of himself or any other person or of an एनिमल। इसमें ये है कि मान के चलो भिक्षा मतलब जो भीख मांगने के लिए क्या करना पड़ रहा है उसको, किसी जो है अन्य व्यक्ति या जीव जंतु का कोई इस तरीके से सोर है, बाउंड है, इंजरी मतलब चोट है या फिर कोई ऐसी डिजीज है, इसको क्या करके इसको प्रदर्शित करके अगर कोई वो भीख मांग रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो बेगिंग कर रहा है, वो बेगिंग कर रहा है, किसी भी ऐसी चीज को एक्सपोज कर रहा है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं छोटा बच्चा लेकर के जो है उसको एक्सपोज करके जो है मांगते हैं, तो उसको भीख मांगना कहते हैं, बेगिंग कहते हैं। बेगिंग का मतलब जो है इस तरीके से एग्जिबिट करना, किसी चीज को चोट दिखा करके, पैर किसी के पैर नहीं है, पैरों को दिखा करके मैं चल नहीं सकता, तो इस तरीके से वो बैगिंग की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड का इंटरेस्ट है, बालक के सर्वोत्तम हित क्या हो सकता है, मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स, आइडेंटिटी, सोशल वेल-बीइंग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो बालक के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, तो उसके लिए बेहतर ये हो सकता है कि उसके जो मूलभूत अधिकार है, आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसकी पहचान है, सामाजिक भलाई है, ठीक है, या फिर उसकी इस तरीके से जो बौद्धिक विकास है, उसको क्या करना कि उसको सुनिश्चित मतलब उसको बढ़ाने के लिए कि भाई किस तरीके से ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप हो, तो उनको एक तरीके से डिसाइड करने का काम जो है वो जो है वो बच्चे के लिए जो है बेहतर होगा, यानी कि उसके लिए क्या है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट है, उसका जो है बेस्ट इंटरेस्ट है चाइल्ड का ये। ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में ये बताया गया है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 बोर्ड की बात करा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जो कि सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है हेग कन्वेंशन में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड कॉर्पोरेशन इन इंटर कंट्री एडॉप्शन है 1993 में हुआ था। इसने जो है सेंट्रल अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं वो चाइल्ड जो है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अगर मान के चलो कोई बालक है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस किया है या उस पे इस तरीके की एलिगेशंस लगी हैं कि उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, और उसने जो ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, कमीशन जिस दिन कमीशन हुआ है उस दिन उसका जो है 18 साल पूरे नहीं होने चाहिए, तो ऐसा जो चाइल्ड है वो जो है
उसके लिए अलग से प्रोसीजर दिया गया है हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिस तरीके के चाइल्ड हैं जिनका की विरोधाभास है लॉ के साथ में, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मीन्स अ चाइल्ड, ठीक है, हु इज अ फाउंड विदाउट एनी होम। अब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ये क्या है? सेक्शन 14, सेक्शन अगर 14 की बात करें तो देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, ऐसे बालक जिनका केयर करनी जरूरी है, जिनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, ऐसे कौन कौन से बालक हो सकते हैं? तो ये नीचे कैटेगरीज जो है डिफाइन कर रखी हैं कि हु इज फाउंड विदाउट एनी होम, जिसके पास घर नहीं है, सेटल्ड प्लेस नहीं है कोई रहने के लिए, या जो है विदाउट ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब जो रहन सहन की जो चीजें हैं, दृश्यमान साधन है, उनके बगैर है वो लोग। तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे? ऐसे बालक को जो है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोला जाएगा। इसका नेक्स्ट जो क्लोज है वो कह रहा है हुज फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और लेबर लॉज फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और इज फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट, वो रोड पे रह रहा है, सड़कों के किनारे रह रहा है, या फिर जो है किसी भी तरीके से ऐसा वर्क कर रहा है जो कि कंट्रावेंशन कर रहा है इस एक्ट में या फिर लेबर लॉज के अंतर्गत, तो वो भी जो है उसको जो है माना जाएगा कि उसको एक अलग से केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उस बच्चे को। हु रिजाइड्स विद अ पर्सन वेदर अ गार्जियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट and such person has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of the child। इसमें यह है कि जो रिजाइड कर रहा है बच्चे के साथ में, ठीक है, कौन गार्जियन हो सकता है चाइल्ड का या फिर नहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो रिजाइड कर रहा है। हैज इंजर्ड, उसको क्या कर रहा है? इंजरी पहुंचा रहा है, बालक को क्षतिग्रस्त कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन अब्यूज कर रहा है, उसको निग्लेक्ट कर रहा है चाइल्ड को, ठीक है, वायलेट कर रहा है या फिर कोई दूसरे लॉज को, तो ऐसा माना जाएगा उस बच्चे को जरूरत है प्रोटेक्शन की, ठीक है। क्लोज बी इसका है हैज थ्रेटेन टू किल इंजोर, अब उसको धमकी दी जा रही है इन सारी चीजों के लिए, तो भी वो जो है बच्चे को इस तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत है। has killed, abused, neglected, or exploited some other child or children, and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused, exploited, and neglected by the parents। इसका जो सी क्लोज है ये कह रहा है कि कोई अन्य बालक है जिसको मार डालने के लिए जो है मार डाला है ना, मार डाला है, या फिर उसका दुरुपयोग किया है, या ऐसी उपेक्षा की है, या उसको शोषित किया है, तो ऐसे प्रश्न पे क्या है, बालक को मार डालने के दुरुपयोग करने के मतलब ये सारी जो संभावनाएं बन रही हैं, जो इसमें संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी उस बच्चे को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट इसका जो क्लोज है हुज मेंटली इल, अगर कोई बालक है मेंटली इल है या मेंटली या फिजिकली चैलेंज है तो उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर किसी के पेरेंट्स या गार्जियन हैं तो इस तरीके से जो कि अनफिट है या इनकेपेसिटेटेड है, जो जो कि कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है, बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, तो उन बच्चे को भी केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हु डज नॉट हैव पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स ही नहीं है या जिनके पेरेंट्स हैं उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो उनको साथ में उनकी केयर करे, तो वो भी बालक को स्पेशल प्रोटेक्शन की या फिर जो कह सकते केयर की नीड है। हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, अगर बच्चा मिस हो जाता है तो भी है। हु हैज बीन और बीइंग लाइकली टू अब्यूज टॉर्चर्ड, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, वनरेबल है, या फिर जो है इस तरीके से उसको ड्रग या अब्यूज या ट्रैफिकिंग में डाल दो बच्चे को, तो भी जो है उसको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उस बच्चे को, है ना। इस तरीके से अनकॉन्शनेबल गेंस के लिए उसको अब्यूज कर रहे हो तो भी है, या फिर जो विक्टिम है जो कि अफेक्टेड है किससे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से, है ना, सिविल अनरेस्ट से या फिर नेचुरल कैलेमिटी से, इस तरीके का जो बालक है वो इनसे परेशान है, तो उसके लिए भी जो है उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, उस बच्चे को स्पेशल केयर के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। हु इज इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, अब ऐसा पता चल रहा है कि उसकी जो शादी है 18 साल से पहले ही कर रहे हो, है ना, माता पिता बहुत लोग हैं जो पहले ही कर रहे करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को भी केयर और प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंड किया जा सकता है।
Now section 2 subsection 15 is talking about child friendly. Child friendly क्या है कि जो ऐसा behavior, conduct, practice, process, attitude, environment, treatment that is human, considerate and in the best interest of the child में होना चाहिए. बालक जो है मित्रवत कैसे किसको कहा जाएगा बालक मित्रवत को, तो बालक ऐसा मित्रवत है उसके साथ में जो व्यवहार है ना, आचरण है, प्रथा है, प्रक्रिया, दृष्टिकोण, वातावरण, उपचार है, ये सारी चीजें जो है सर्वोत्तम होनी चाहिए. Section 16 child legally free for adoption means a child declared as such by the committee after making due inquiry under section 38. अंडर सेक्शन 38 चाइल्ड जो है बालक कल्याण अधिकारी, बालक जो है वो क्या 16 में दत्तक ग्रहण के लिए विदिता स्वतंत्र बालक, स्वतंत्र बालक होना चाहिए. ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए. चाइल्ड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमेटी आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 38 में जो है इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं. जब सेक्शन 38 करेंगे तब देखेंगे. ठीक है. सेक्शन 17 जो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है, बालक कल्याण अधिकारी है. 217 में means an officer attached to a child care institution से attached है for carrying out the directions given by the child committee. और एज द केस में भी बोर्ड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं उसको प्रेस्क्राइब कर रखी है वो, है ना. तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो है 17 में दिया गया है. 18 में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है. 18 में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है 18 में. ठीक है. तो ये जो है सेक्शन 107 में बताया गया है कि कौन हो सकता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 है चिल्ड्रंस होम. चिल्ड्रंस होम क्या मतलब है, बाल गृह क्या होता है. बाल गृह का अगर हम मतलब बताएं तो इसमें जो इस्टेब्लिश या मेंटेन किया जा रहा है चिल्ड्रंस होम को इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है, मेंटेन कर रही है. आइदर बाय इटसेल्फ थ्रू वॉलंटरी भी किया जा सकता है, जो एनजीओ वगैरह है उनके थ्रू भी हो सकता है. रजिस्टर्ड है सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड जो 50 में दिया गया है उसके अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए चिल्ड्रंस होम को. तो इस तरीके की व्यवस्था सेक्शन 50 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 में दी गई है. चिल्ड्रंस कोर्ट बालक के लिए जो है अलग से न्यायालय कौन सा होगा 220. अब इसमें अगर हम बालक के लिए अलग से न्यायालय की बात करें मीन्स अ कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट. इसके अंतर्गत कोई भी जो कोर्ट है इस्टेब्लिश किया जा सकता है 2005 में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फिर कोई स्पेशल कोर्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंतर्गत. और वेयर एवर एग्जिस्टिंग एंड वेयर सच कोर्ट्स हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड, जहाँ कोर्ट नहीं है तो वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन के पास में ऐसा जो रिस्ट्रिक्शन होगा कि इस तरीके के ऑफेंसेस को ट्रायल पे चला सके वो. ये आज की आपकी क्लास थी ओनली सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 तक. नेक्स्ट क्लास में हम इसमें दोबारा से चर्चा करेंगे और डेफिनेशंस की. ठीक है.